हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। हम सबसे पहले वोडाफोन आइडिया का कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया दोनों पहले अलग अलग कंपनीज थी, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के नाम से। पर वोडाफोन आइडिया दोनों का मर्जर हुआ, जो कि 31 अगस्त 2018 को मर्जर फाइनल हो गया और कंपनी को रीनेम कर दिया गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से। अब ये जो मर्जर में जो एंटिटीज है यानी कि जो स्टेक है वो दोनों कंपनीज के है, आइडिया और वोडाफोन ब्रांड। आइए देखते हैं कौन सी कंपनी कितना होल्ड करती है। वोडाफोन ग्रुप 45.1% होल्ड करता है और आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि आइडिया सेल्युलर की पेरेंट कंपनी है, वो 26% होल्ड करते हैं और बाकी जो भी शेयर्स बचे हैं वो सब पब्लिक में है। कुमार मंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन है। 29 फरवरी 2020 के हिसाब से वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस है वो 325.54 मिलियन है, जो उसे भारत की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है और दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है। अब देखते हैं वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स के बारे में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यूज में हमें बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर 19 में वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यूज 11,089 करोड़ थे और मार्च 20 में रेवेन्यूज 11,754 करोड़ तक चले गए। कंपनी ने पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भले ही रेवेन्यूज बढ़े हो, पर कंपनी ने फिर भी लॉसेज ही रिपोर्ट किए। दिसंबर 19 में कंपनी का लॉस 6,421 करोड़ था और मार्च 19 में कंपनी का लॉस 11,644 करोड़ था। अब देखते हैं वोडाफोन के कुछ पिछले साल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स। हमें देखना है कि 2018 में दोनों कंपनीज का मर्जर फाइनल किया गया, तो 2018 से हम रिपोर्ट देखते हैं। तो 2018 से हमें रेवेन्यूज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, पर देखिए हम देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो 2018 से गिरते ही जा रहे हैं। देखिए हम देखते हैं अगस्त में कंपनीज का मर्जर हुआ, पर इसलिए हम दिसंबर 2018 से रेवेन्यूज देखते हैं तो कंपनी दोनों की जो कंबाइंड रेवेन्यूज है वो 11,765 करोड़ तक आए और जो प्रॉफिट्स है वो कंपनी ने नहीं गेन किया। कंपनी लॉस में थी 5,005 करोड़ के और उसके बाद कंपनीज ने लॉसेज ही रिपोर्ट किए। इवन 2019 सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 50,922 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। इसलिए कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है नेट प्रॉफिट्स के मामले में और कंपनी के भले ही रेवेन्यूज में ऊपर नीचे हमें थोड़ा दिख रहा हो, पर कंपनी फिर भी प्रॉफिट्स नहीं कर रही है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू मार्च 19 में 37,092 करोड़ था, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 44,958 करोड़ तक चला गया और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। यहाँ पे भी हमें सेम सिचुएशन दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस जैसी कि कंपनी में रेवेन्यूज में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, पर फिर भी कंपनी लॉसेज ही रिपोर्ट कर रही है। देखिए कंपनी ने मार्च 19 क्वार्टर में 14,604 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था और इस बार हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 73,878 करोड़ का कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया, यानी कि हम देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट जो लॉस है वो 5 गुना बढ़ गया है कंपनी का। अब हम देखते हैं कंपनी के कुछ पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट्स। देखिए हम देख सकते हैं कि कंपनी का मर्जर 2018 में हुआ, इसलिए हमें मार्च 19 के रेवेन्यूज और इस साल के रेवेन्यूज देखना है। दोनों के रेवेन्यूज में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, पर लॉसेस फिर भी बरकरार है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस जो हमें लॉस दिखाई दे रहे हैं वो इसकी वजह से ज्यादा हो सकता है कि कंपनी ने बहुत बड़े नंबर्स में सब्सक्राइबर्स अपने खोए हैं और कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ गई है, इसलिए इस बार का जो लॉस है उसका कारण ये हो सकता है। कंपनी की जो बोरिंग्स है वो डिक्रीज हो गई 30,000 करोड़ तक पिछले साल के मुकाबले। कंपनी में जो कैश फ्लो है वो पिछले साल -46 करोड़ था, जो कि इस साल 758 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज। देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो -7.53 है। रिटर्न ऑन
इक्विटी है वो -37.22% है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि कंपनी का जितना कर्ज है उसको इक्विटी की जो अमाउंट होती है उससे डिवाइड करते हैं, और ये हमें बताता है कि 1 रुपये के मुकाबले कंपनी के पास कितना डेप्ट है। अब देखते हैं कि एजीआर का एक्चुअली जो केस है वो है क्या। देखिए अब हुआ क्या, देखिए पहले क्या होता था इन 90s की टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम की फीस भरनी होती थी, जो वो एनुअली भरती थी। लाइसेंस फीस तो लाइसेंस तो सबको पता होता है कि लाइसेंस अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें ज्यादातर लाइसेंस चाहिए होता है उसका। पर स्पेक्ट्रम यानी क्या, देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। अभी अगर हम कोई टेलीकॉम कंपनी के पास अपना सिम या कुछ रिचार्ज कराने जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 2G, 3G, 4G। हमें दिखता है कि जो 2G है उसमें सबसे लोएस्ट फीस होती है और सबसे लो स्पीड होती है, और जो 3G है उसमें 2G से ज्यादा फीस होती है और 2G से ज्यादा स्पीड होती है, और जो 4G है उसकी फीस भी 3G से ज्यादा होती है और 3G से ज्यादा स्पीड होती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि जैसे जैसे वो लेन्स इंक्रीज हुए वैसे वैसे स्पीड्स भी इंक्रीज हुए। तो ऐसा ही सेम स्पेक्ट्रम के केस में होता है, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी को 4G अपने नेटवर्क पे चलाना है तो कंपनी को 4G का स्पेक्ट्रम फीस भरनी होती है एनुअली, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए 90s में क्या होता था कि कंपनीज को ना एक फिक्स फी भरनी होती थी हर साल लाइसेंस की और स्पेक्ट्रम की। पर क्या हुआ, ज्यादातर कंपनीज ये फिक्स्ड फी नहीं भर पा रही थी। जैसे कि फीस हम लेते हैं 400 करोड़ या 500 करोड़ लेते हैं, ऐसे कुछ फिक्स्ड फी उन्हें भरनी होती थी। पर जो कि कंपनीज नहीं भर पा रही थी तो कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात की, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इसके सॉल्यूशन के रूप में एजीआर को प्रेजेंट किया। अब समझते हैं एजीआर है क्या। एजीआर का जो फुल फॉर्म है वो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि हर साल कंपनी अपना जो ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि जो पूरा रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 8% रेवेन्यू लाइसेंस की फीस के तौर पे कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करेगी, और जो स्पेक्ट्रम होगा वो रफली 3 to 5% होता था। और ये जो फीस बनी होती थी वो हर साल बनी होती थी। ये टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट को पे करती थी, यानी गवर्नमेंट की सब्सिडरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करती थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यूज ना 2 टाइप के होते हैं, एक कि अपनी कोर ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट होता हो वो, और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो कि दूसरी ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज होती है वो। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई वाटर बॉटल मेकिंग कंपनी है, वाटर बॉटल मेकिंग कंपनीज का जो कोर रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, बॉटल में पानी भरकर बेचना। पर उनके दूसरे ऑपरेशनल रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, जब वो खाली बॉटल भी दूसरी कंपनीज को बेचती हो तो वो उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू माना जाता है। यानी कि जो कोर ऑपरेशन होता है, जो मेन काम होता है कंपनी का, उसके अलावा जो दूसरा रेवेन्यू जनरेट होता है उसे ऑपरेशनल रेवेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज होते हैं ना टेलीकॉम कंपनीज के, वो ज्यादातर बड़े होते हैं। तो फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने क्या किया, 2007 में कंपनीज ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अगेंस्ट केस फाइल किया, और ये केस ऐसा था कि कंपनीज ने ऐसा कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एजीआर के रूप में हमसे पूरा रेवेन्यू % मांग रहे हैं, और कंपनीज ने अपनी तरीके से चालाकी से कहा कि एजीआर की डेफिनेशन जो कोर रेवेन्यू उसको इंक्लूड कर दिया, ना कि ऑपरेशनल रेवेन्यू इंक्लूड कर दिया। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया, जो केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को दे दी। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के अपोज में आया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एजीआर की जो डेफिनेशन DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बता रही है वो ही सही है। और इसके दौरान ये जो केस चल रहा था ना, उसके दौरान टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज क्या कर रही थी, अपने कोर रेवेन्यूज का हिस्सा भरती थी, और उनके जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज के जो परसेंटेज थे वो नहीं भरती थी, यानी कि वो उनके ड्यूज में काउंट हो जाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कहा कि कंपनीज ने पिछले जो भी साल में नहीं भरे हैं पैसे, यानी कि जो ड्यूज है वो कंपनी को अगले 3 महीने यानी कि 23 जनवरी 2020 की डेडलाइन दी जाएगी, और कंपनीज को उस डेट तक अपने सारे ड्यूज क्लियर कर देने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि कंपनीज को 0 रिलीफ दी जाएगी, कंपनीज को कुछ भी रिलीफ नहीं दी जाएगी।
अब यहाँ पे ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इंडिया में बहुत सारी है, BSNL है, एयरसेल है, टाटा कॉम है और कितनी सारी कंपनीज है, पर जो मेन कंपनीज जो परेशानी में आ गई, जो टॉप कंपनीज, वो है एयरटेल और वोडाफोन। देखिए एयरटेल का तो फिर भी 25,000 करोड़ का यूज, जो कि कम नहीं है, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 25,000 करोड़ का यूज है, जो कि कम नहीं है, पर फिर भी वोडाफोन आइडिया के मामले में बहुत कम है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो आधा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो ड्यू है वो 54,000 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का एयरटेल से ऑलमोस्ट दुगना ड्यू बाकी है और दोनों कंपनी सबसे ज्यादा परेशानी में आ गई और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें 20 साल की मोहलत दे दे, ताकि वो 20 साल में अपने ये जो ड्यूज है वो थोड़े थोड़े करके चुका पाए और वो इन ड्यूज पर इंटरेस्ट भी भरेंगे एक छोटा सा, और जो उन्हें एन्युअली पे करना होगा वो भी वो पे करेंगे साथ में। पर इसके लिए अभी चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट की 3rd वीक ऑफ जुलाई में है, तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ में आता है या फिर उनके सपोर्ट में। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि टेलीकॉम कंपनीज को रिलीफ नहीं दी जाएगी, तो वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जो कंपनी है वो नहीं टिक पाएगी और कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जियो का क्या हुआ, क्या जियो पूरे पैसे भर रहा था? नहीं, जियो भी इन सब की तरह अपने कोर रेवेन्यू का ही हिस्सा भर रहा, ना कि पूरे ऑपरेशनल रेवेन्यूज का। अब देखिए यहाँ पे जियो सेफ साइड पे क्यों हो गया, क्योंकि जियो की बिगिनिंग ही कब हुई? 2014 में, और जियो 2014 में आया तो उसके ड्यूज भी कितने हो गए? 18 करोड़ का ड्यू था जियो का, जो जियो ने चुटकी बजाते ही चुका दिया। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे सेफ है वो है जियो। अब आती है मेन बात कि क्या है वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर। ये मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया का जो फ्यूचर है वो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही निर्भर है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कंपनीज को रिलीफ नहीं दी जाएगी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, और दी जाएगी रिलीफ तो शायद कंपनी को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, और यही उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो कंपनीज के सपोर्ट में आएगा। वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 to 10 की रेंज में अभी भी घूम रहा है, वरना कब का ये शेयर 5 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा होता। और ये एक उम्मीद की वजह से ही कंपनी का शेयर 9 to 10 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप पूछोगे कि अभी वोडाफोन आइडिया में निवेश करें या नहीं, निवेश मत करना, क्योंकि अगर कंपनीज का फैसला अपोज में आया तो आप देखिए कि प्राइस क्या अभी 9-10 के आसपास चल रही है, तो कंपनी सीधी 4 या 5 से भी शायद कम जा सकती है, पर 4-5 की रेंज में तो आराम से आ ही जाएगी। मतलब आपका पैसा आप समझो ऑलमोस्ट आधा हो सकता है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सपोर्ट में आता है, कंपनी को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और फिर वो शायद अगला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, अगर वो अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में चेंज कर दे तो। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनीज के सपोर्ट में आया तो फिर वोडाफोन आइडिया कैसे अपना ड्यू जल्दी से जल्दी चुका सकती है। देखिए अगर वोडाफोन आइडिया का जो एनुअल रेवेन्यू पर यूनिट है, यानी कि ARPU है, वो अगर 8% के रेट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े तो कंपनी का ड्यूज जल्दी चुक जाएंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो कि वोडाफोन आइडिया जो कि ऑलरेडी एक मर्जर है, वो और एक तीसरे कोई प्लेयर को इनवाइट करे और अपने साथ मर्ज करने के लिए बोले और कंपनी में कुछ इक्विटी स्टेक ऑफर करे। अब अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी के अपोज में फैसला आता है तो फिर इंडिया में 2 बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स बचेंगे, एक एयरटेल और दूसरा होगा जियो। देखिए एयरटेल तो कुछ भी करके सरवाइव कर पाएगा, जो ऐसी प्रिडिक्शन है कि अगर ये 2 बड़े खिलाड़ी बचे तो फिर क्या हो सकता है कि जो 50% से भी ऊपर का जो मार्केट शेयर है वो जियो के पास हो सकता है, 40% के अराउंड जो मार्केट शेयर है वो एयरटेल के पास हो सकता है, बाकी के 10% जो बाकी दूसरी कंपनीज बचेगी उनके पास। इसलिए वोडाफोन आइडिया में निवेश मत कीजिए। अगर कुछ भी अपडेट आती है शेयर से रिलेटेड हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए बने रहिए हमारी चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और हमारा समझाने का तरीका भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में पूछना हो हमसे तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें हमारे ब्लॉग और सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए।